मुनियोंग की मॉम ने सेंगची को पीने के लिए एक जूस दिया होता है जिसमें उन्होंने बेहोशी की दवाई मिला रखी होती है, जिसको पीते ही सेंगची बेहोश हो जाता है। और वो गेंगची को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे पास है तो तुम मुनियोंग के घर पे आ जाओ। मैंने तो सोचा था मुनियोंग भी यहाँ मिलेगी, मगर अफसोस वो तो यहाँ है ही नहीं, तो तुम जितना हो सके उतने जल्दी यहाँ पे आ जाओ। गेंगची मुनियोंग के घर पे आ जाता है उनसे मिलने के लिए, तो वो उनसे पूछता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि मुनियोंग मेरी बेटी, जिसको मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला, मगर तुम्हारे आते ही वो पूरी बदल गई है। मैंने उसे डायन बनाने के लिए कितनी कोशिश करी, मगर तुम्हारी वजह से वो पूरी चेंज हो चुकी है। तुमने मेरे आर्ट वर्क पे सारा पानी फेर दिया। गेंगची उससे पूछता है कि आपने मेरी मॉम को क्यों मारा था। फिर हमें फ्लैशबैक के थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है जिसमें मुनियोंग की मॉम के घर पे गेंगची की मॉम काम करने आई होती है। जिस मेड को उसने मारा होता है ये कोई और नहीं, गेंगची की मॉम ही होती है। एक दिन मुनियोंग बाहर बैठी होती है तो उसने बाहर एक चिड़िया मरी हुई देखी होती है, वो अधमरी होती है। तो वो आंटी से पूछती है क्या मैं इसको पूरी मार दूं क्या। जब मुनियोंग छोटी होती है, मुनियोंग की ये बात सुन के वो उसकी मॉम के पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे बेटे को भी मेंटली डिसऑर्डर है, आप चाहो तो आपकी बेटी को भी वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकते हो, मेरा बेटा भी हमेशा हॉस्पिटल में रहता है। पर वो मना कर देती है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है तो गेंगची बोलता है कि आपने मेरी मॉम को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने मुनियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात की। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी मॉम की लाइफ ख़त्म कर दी, और उनका गला दबाना चालू कर देता है। मगर वो सोचता है कि अगर मैंने भी यही काम किया जैसा ये चाहती है तो मेरे में और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। जैसे ही वो उनके गले पे से हाथ हटाता है तो मुनियोंग की मॉम उसके पेट में एक चीज मार देती है। जिस उतने में ही मुनियोंग भी वहाँ पे आ जाती है और वो गेंगची की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो पेन उठाती है और अपनी मॉम को मारने जाती है, मगर उतने में सेंगची बीच में आ जाता है और उसको रोक लेता है जिस तरह पहले उसने रोका था। और वो पेन भी उसके हाथ में चुभ जाता है। वो कहता है कि तुमने बोला था कि तुम उस बटरफ्लाई को कभी नहीं मारूंगी अगर वो तुम्हारे सामने आएगी तो। मुनियोंग की मॉम मुनियोंग के बाल पकड़ के बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अपने बाल कट भी नहीं कटवाओगी, तो तुमने बाल क्यों कटवाए, मैंने तुम्हें मना करा था। उतने में वो पैन मारने जाता है, उतने में पीछे से सेंगची आता है और उसे मार देता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। मुनियोंग और गेंगची बच जाते हैं। प्रेजेंट वाली स्टोरी के साथ में जब वो लोग बच्चे होते हैं वहाँ की स्टोरी भी चल रही होती है। डायरेक्टर मुनियोंग के घर पे पुलिस को लेके आ जाता है और उसे अरेस्ट करवा देता है, और वो कहता है कि तुमने कभी भी उन लोगों को अलग नहीं कर पाऊंगी, देख लेना। वो कहती है कि मैंने तो अपना काम कर भी दिया, देख लेना, वो लोग कभी भी साथ में नहीं रह पाएंगे। गेंगची को जब होश आता है तो वो इधर उधर मुनियोंग को देखना चालू करता है। मुनियोंग को नीचे पाके खुश होता है। वो मुनियोंग के पास जाता है तो मुनियोंग उसे बोलती है कि चलो बढ़िया है, तुम्हें होश तो आया। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं हुई, तुम थोड़ी देर पहले ही बेहोश हुए थे। और कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो सेंगची को लेकर के ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और ज़्यादा तकलीफ़ में बढ़ो। जब से तुम मेरे यहाँ पे आए हो तब से तुम्हारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है। गेंगची बोलता है कि मैं इसे बुरा सपना समझ के भुला दूंगा और तुम भी इसे भुला देना। तो वो कहती है कि अपन दोनों तो बुरा सपना समझ के भुला दे और इस तरह बिहेव करेंगे कि जैसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मगर सेंगची का क्या, सेंगची तो तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन से पहचान जाता है कि तुम तकलीफ में हो, तुम उससे कैसे झूठ बोल पाओगे। जब सुबह होती है तो गेंगची सेंगची से मिलने जाता है तो सेंगची उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वैसे भी उस बटरफ्लाई को तो पुलिस ले गई है, तो अब तुम्हें डर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो गेंगची बोलता है कि तुम्हें याद है उसने तो तुम्हें डायनासोर भी दिया था, अब मैं उस डायनासोर को पटक देता हूँ। तो सेंगची मना कर देता है, कहता है कि वो डायनासोर थोड़ी ना बेकार है, बेकार तो वो औरत थी और उसको तो पुलिस ले गई है, और पनिशमेंट सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो उसने गलत काम किया होता है, ना कि और किसी को। यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली बताया जाता है कि अगर सेंगची को पता भी चल गया कि वो मुनियोंग की मॉम थी तो सेंगची उसे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। गेंगची किचन में खाना बनाने चले जाता है और वो खाना बनाते बनाते सेंगची से पूछता है कि सोचो एक ही दिन मुनियोंग ने बोला कि तुम दोनों मुझे छोड़ के चले जाओ तो तुम क्या कहोगे। तो वो कहता है कि अपन उसे छोड़ के नहीं जाएंगे, अपन बोलेंगे कि तुम भी हमारे साथ चलो। और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो तुम क्या कहोगे। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि मैं उसे बोलूँगा कि अगर तुम्हें हमें छोड़कर जाना है तो तुम्हें हम दोनों की लाश पे से जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि जो भी ऐसा बोलता है वो जीत जाता है और सामने वाला रुक जाता है। उसकी ये बात सुन के गेंगची बहुत तेज हंसना चालू कर देता है। गेंगची हॉस्पिटल जाता है। डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि तुम सोच रहे होंगे अगर तुम मुनियोंग के साथ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ वापस बेकार हो जाएगी, मगर ये सोचो तुमने उस औरत को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम जानते थे अगर तुमने उसे मार दिया तो मुनियोंग वापस से पहले की तरह बन जाएगी। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएगी, मगर उतनी परेशानियाँ नहीं आएगी जितनी तुम पहले झेलते थे। तब तुम अकेले होते थे, आज तुम्हारे साथ मुनियोंग भी रहेगी और सेंगची भी।
उसके साथ रहने से तुम्हारी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशी आएगी, ना कि और ज़्यादा गम आएंगे। तो तुम उसी के साथ रहना और उसे कभी मत छोड़ना। वो घर पे आते हैं, मुन्योंग से बात करने जाते हैं, मगर मुन्योंग उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ और तुम इसे ध्यान से सुनना। एक गांव था जहां दो भाई रहा करते थे। दोनों की शादी हो गई थी। दोनों के परिवार में काफ़ी सारे लोग थे, मगर बड़े भाई का परिवार काफ़ी बड़ा था। तो छोटा भाई अपनी चावल की बोरी ले जा कर के ना बड़े भाई के साइड रख देता था, क्योंकि उसे लगता था इतना अनाज उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मगर बड़ा भाई जब उठता था तो वो सोचता था कि मेरे छोटे भाई की आज खेती कम हुई है, तो मैं अपना सा चावल उसके पास ले जा कर के ना रख देता हूँ। सुबह दोनों की बोरी में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, और यही सिलसिला 3 4 5 दिन चलता ही रहता है। जब वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या हमारी बोरी एक्सचेंज करते हो, तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी बोरी तुम्हारी साइड रख देता तो, और मैं तुम अपनी बोरी मेरी साइड रख देते थे। तो मुन्योंग बोलती है कि ये एक बहुत ही बेकार स्टोरी है। तो सेंची बोलता है कि ये मेरे भाई सेंची ने लिखी है, और उसका मानना है कि अगर दोनों बड़े भाई एक दूसरे से इतना ही प्यार करें तो उन दोनों के रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी और ना ही कभी प्यार कम होगा। और इसकी ये स्टोरी लिखने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव था मैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उससे कभी भी अलग रहूं और मैं उसे छोड़ के कभी भी जाऊं, या हम दोनों के रिश्ते में कोई भी कड़वाहट हो। और अब उसने तुम्हें भी अपना फैमिली मेम्बर मान लिया, तो वो नहीं चाहता कि तुम भी उसे छोड़ के कभी जाओ या उससे अलग रहो। नाम सूरी मुनिया को कॉल करती है और कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो क्या आज तुम उनके पास चले जाओगी, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं वहाँ पे हूँ। तो मुनिया मना कर देती है, कहती है कि वो तुम्हारी मॉम है तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वो थोड़ी देर में नामसूरी के घर पे पहुंच जाती है, और जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि आंटी की तबीयत को तो कुछ भी नहीं हुआ, और को समझ जाती है कि ये सब उसको यहाँ पे बुलाने का प्लान था, क्योंकि उसने रात से कुछ भी खाना नहीं खाया होता है। गैंगची और सेंगची ने मिलकर हॉस्पिटल में एक पेड़ लगाया होता है। तो गैंगची सेंगची को बोलता है कि आज से ये पेड़ हमारी मम्मी है, जब भी तुम्हें अपनी मम्मी की याद आएगी तो तुम यहीं पे आना और इनसे बात करना। और उस पर एक मुनियोंग के साथ फैमिली फ़ोटो भी लगा देता है। तो सेंगची बोलता है कि मम्मी, ये जो लड़की बीच में खड़ी है ये हमारी फैमिली मेम्बर है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मगर जब इसके बाल बड़े थे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, मगर ये जो आपका छोटा बेटा है ना गैंगची, इसने इसके बाल काट दिए, क्योंकि ये मेरी बात बिल्कुल भी सुनता ही नहीं है। अब मुनियांग भी नामजूरी के घर से आ जाती है अपने घर पे वापस। वो देखती है कि सीढ़ियों में सेंची बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे उसके स्केच दिखाने के लिए बैठा होता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना दोबारा ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैंने दोबारा ड्राइंग बना ली है। और उसे दिखाता है और कहता है कि ये हमारा मेन है, और ये मैंने गैंगची को देख के बनाई है। गैंगची भी इसी की तरह स्माइल करता है और कितना प्यारा दिखता है। वो उसकी फ़ोटो देख के थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों में से आंसू आना चालू हो जाते हैं। वो बताता है कि जब मैं अपनी बुक लिखूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बुक ले जाकर मैं सबसे पहले अपनी मॉम को दिखाऊं। तो मुन्योंग उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम? तो वो बताता है कि हाँ, हमने हॉस्पिटल में एक पेड़ लगाया है जिसे अब से हम हमारी मॉम कह के बुलाते हैं। मुन्योंग सुबह हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि उस पेड़ पे तो उनकी फैमिली फ़ोटो लगी हुई है। उतने में गैंगची वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना सेंची भी अब तुम्हें अपना फैमिली का हिस्सा मान चुका है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। मुन्योंग उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। गैंगची उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जिस तरह मुन्योंग बोल रही होती है पहले। तो और वो वहाँ से चले जाती है जैसे गैंगची चले जाता है। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के उसे आई लव यू बोले जा रहा होता है। वहाँ पे खड़े पेशेंट्स उसकी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा हंसना चालू कर देते हैं। वो दोनों घर पे आ जाते हैं। गैंगची उसे किस करने वाला ही होता है, उतने में एक बाहर से जंगली जानवर चिल्लाता है। तो इस बार मुन्योंग की जगह गैंगची उस पर चिल्ला देता है कि चुप नहीं रह सकता क्या। और वो दोनों हंसते हैं और एक दूसरे को किस करना चालू कर देते हैं। वहीं पे सेंगची अपनी रिसर्च कर रहा होता है कंपनी को लेके कि वो किस कंपनी के लिए बुक लिखना चाहता है उसको लेकर। वहीं पे मुन्योंग सेंगची से पूछती है कि तुमने मेरी फ़ोटो उस पेड़ पे क्यों लटकाई, मतलब अपनी मम्मी के पास पे क्यों लटकाई। तो वो बताता है कि मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि सेंगची का एक अच्छा सा दोस्त हो और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, और ऊपर से मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, तो मेरी मम्मी का तो फ़र्ज़ बनता ही है तुम्हें देखने का और तुमसे मिलने का। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह होती है। आज मुन्योंग और गैंगची दोनों साथ में सोए होते हैं, और कल रात के बाद से आज सुबह से ये दोनों रियल कपल्स की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। मुन्योंग उसे एक ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि ये सेंगची ने बनाई है तुम्हारे लिए, और इस ड्राइंग में जो लड़का है वो कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। तो वो उस ड्राइंग को देखता है और कहता है कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो कभी ऐसे हंसा ही नहीं। तो मुन्योंग बताती है एक रात जब तुम सो रहे थे तुम काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो गैंगची ने तुम्हें देखा और ये ड्राइंग बना डाली।
मुनियोंग गैंगची से पूछती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, मैं या तुम्हारा भाई सेंगची। तो गैंगची बोलता है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद गैंगची है। फिर हमें शॉर्ट में पूरे एपिसोड 1 से लेकर लास्ट एपिसोड तक के सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है गैंगची एक ऐसा लड़का था जो सिर्फ अपने भाई पे ध्यान दिया करता था। 15-16 साल की उम्र में उसके मॉम की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसने अपने भाई को संभाला और दिन में 15-16 घंटे काम किया करा करता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर ज़िंदगी आपको 100 मौके देती है रोने के, तो आप ज़िंदगी को 1000 मौके दो हंसने के लिए। और भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया होता है जिसका साथ पाके आप अधूरे से पूरे हो जाते हो। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मुनियोंग सेंगची को बोलती है कि तुमने जो मुझसे मांगा था मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगी। गैंगची उसे लात मार के चुप करवा रहा होता है, मगर वो चुप नहीं होती और कहती है कि तुमने बोला था कि तुम्हें कार चाहिए, मगर मैं तुम्हें अब वो कार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि तुमने कहा था तुम जब भी तितलियाँ आती है तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर शिफ्ट करना पड़ता है, मगर अब तुम्हें घर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बदले मैं तुम्हें अगर पैसे दे दूँ, क्या तुम्हारे लिए चलेगा? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे लिए पैसे भी चलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ली और मुनियोंग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मुनियोंग ली को वो मर्डर ऑफ द विच की बुक देती है और कहती है कि तुम इसे प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सालों से प्रिंट नहीं हुई है, तो ये लोगों को बहुत पसंद आएगी और इससे तुम काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। और मैं नई बुक जल्दी लिखूँगी तो मैं उसका भी ऑर्डर तुम्हें दे दूँगी, तो तुम उसको भी बाद में प्रिंट करवा लेना, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि वो कब आएगी। तो ली मर्डर ऑफ द विच बुक लेता है और वहाँ से चले जाता है। वो वहाँ पे सिंजन को भेजता है बुक लेने के लिए, मगर जब सिंजन वहाँ पे आती है तो उसे कोई बुक नहीं मिलती है। वो वापस घर चले जाती है और ली को बोलती है कि तुमने तो बोला तो वहाँ पे बुक कर पड़ी है, मगर वहाँ पे तो कोई भी बुक नहीं थी। तो वो मैसेज देखता है कि उसने वो मैसेज गलती से सिंजन की जगह मुनियोंग को भेज दिया और मुनियोंग ने वो बुक जाके उठा ली है पहले ही। मुनियोंग पुलिस स्टेशन में अपनी मॉम से मिलने आती है और वो मिस पार्क को बोलती है कि आपने बहुत कोशिश करी थी मुझे अपनी तरह डायन बनाने के लिए, मगर अफसोस मैं आपकी जैसे नहीं बन पाई और ना ही कभी बनना चाहूँगी। गैंगची जीसो से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है कि अब मैंने अपना काम छोड़ दिया और मैं अपनी पहले एजुकेशन कंप्लीट करूँगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी अपनी कंप्लीट कर लूँगा, पर स्टडी अपनी शॉप वगैरह बंद कर दूँगा। तो गैंगची मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों अलग अलग रास्ते पे चले। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास अब मुनियोंग आ गए, इसलिए तू मुझे धकेल रहा है। तो वो उसे समझाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तूने 10 साल वैसे ही मेरे और सेंगची के पीछे ख़राब करे हैं अपने, और मैं तुझे अब और परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ, बस इसलिए कह रहा हूँ। सेंगची और मुनियोंग अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहे होते हैं। गैंगची उनके लिए खाना लेके जाता है तो वो उन्हें वहाँ से धकेल के भगा देता है, कहता है कि तुम हमारी स्टोरी नहीं देख सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है अभी, और उसे कमरे से भी बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ पे ली और सिंजे अभी भी मुनियोंग की बुक को देख रहे होते हैं कचरे में, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद उनकी बुक भी छप के आ जाती है। तो गैंगची सबसे पहले अपनी फ़ोटो देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जाके अपनी मॉम को दिखाता है, कहता है कि मॉम ये देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारा बेटा सेंगची। ये बुक मैंने और मुनियोंग ने मिलकर बनाई है, वो जो खूबसूरत लड़की मैंने तुम्हें दिखाई थी ना मुनियोंग, वही। और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपनी मॉम को बता रहा होता है। वापस से मुनियोंग और सेंगची में लड़ाई चालू हो जाती है कि बुक कौन पढ़ के सुनाएगा। सेंगची बोलता है कि बुक मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मगर मुनियोंग बोलती है कि बुक तो मैंने लिखी है, तो बुक मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और वो दोनों ही बुक्स पढ़ के सुनाने चालू कर देते हैं और उतने में उन दोनों के बीच में वापस से लड़ाई चालू हो जाती है बुक पढ़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट